वेलकम टू विराट गुरुकुल। जय हिंद दोस्तों, विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की और पॉलिटी की लगातार चल रही है। इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में आज हम संविधान की कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से संविधान सभा थी और किस तरह से उसकी कमेटियाँ थी, कितने मेंबर थे, कितने सेशन थे, कितने पैसे खर्च हुए, ये बुनियादी जो फैक्ट्स थे ये हमने डिस्कस किए थे। आज हम ये देखेंगे कि भारत का जो संविधान बना उसमें बाहर से क्या क्या हमने बोरो किया, यानी संविधान में क्या क्या लिया गया। देखो, संविधान के अंदर फ्रांस से कुछ चीज़ें ली गई, कुछ चीज़ें अमेरिका से ली गई, कुछ चीज़ें जर्मनी से ली गई, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे। वो तो कॉमन फैक्ट है, आपको मालूम ही होगा। देखो, संविधान की कल हमने डिस्कस करा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। मैंने आपको एक मंत्र और एक फार्मूला दिया था कि दो दिन के गैप पर ये बैठकें हो रही हैं। और 13 दिसंबर को हमने डिस्कस करा था कि दिल्ली का जो केंद्रीय संसद है, यानी जो पहले वाली पार्लियामेंट की इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसके अंदर पंडित नेहरू खड़े हुए अपनी चिर परिचित अंदाज में अपनी शेरवानी से पर्चा निकाला, फूल लगा कर रखते थे शेरवानी में, मुस्कुराते हुए खड़े हुए दोस्तों। और खड़े होकर के उन्होंने वो जो कुछ पढ़ा कि भाई हम किस मकसद के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वही भविष्य में बन गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देशिका प्रस्ताव। और वही उद्देशिका प्रस्ताव आज संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। आपने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा, स्कूल की मैथ की बुक हो, साइंस की बुक हो या सामाजिक की बुक हो, SST की, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही पहला पेज खोलते हैं तो कुछ लाइनें लिखी रहती हैं। और ये वो लाइनें लिखी रहती हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना जो है, इस पर एक लंबी बहस रही है कि क्या ये संविधान से अलग है, क्या ये संविधान का हिस्सा है। तो कई केस गए। आप जानते हो कि जब भी किसी संविधान के पहलू पर कोई विवाद हो या कोई प्रश्न हो तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर गया जिसका नाम था बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी मना कर दिया था प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही फेमस केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा, 13 जजों की बेंच थी, और सर्वसम्मति से फैसला दिया कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, संविधान का ही एक हिस्सा है। और इसको इसी मुकदमे में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी आई थी, जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत है वो भी आया था। अगली बात ये होती है कि क्या प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है, क्या हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो क्या कभी प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ? जी हाँ, एक बार अमेंडमेंट हुआ। 42वां जो अमेंडमेंट था 1976 में अमेंडमेंट हुआ और 3 नए वर्ड प्रस्तावना में ऐड किए गए। कौन कौन से नए शब्द प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। देखो, प्रस्तावना में जो वर्ड ऐड हुए थे 42वें संशोधन 76 से, एक तो था पंथ निरपेक्षता, एक था समाजवादी, और दूसरा शब्द था एकता अखंडता। तो इस तरह से ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता, इंदिरा गांधी की सरकार ने इनको ऐड किया था। और फिर संविधान की प्रस्तावना में ये संशोधन करके वर्तमान जो रूप है प्रस्तावना का वो कुछ इस तरह से है। तो प्रस्तावना देखो, हमारे एग्जाम के लिए जितने भी हमारे कंपेटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो CPO का हो, चाहे CGL का हो, चाहे रेलवे NTPC का हो, चाहे UPSSC का हो, किसी का भी दोस्तों एग्जाम हो, प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना से आप ये मान कर चलिए कि 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का ही, UPSC किसी का ही एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, प्रस्तावना हमें रटी हुई होनी चाहिए। आप इसका रट्टा लगा लीजिए
लीजिए पूरे के पूरे प्रियम्बल का। और इसका जो ये वर्ड्स, जो इसके टर्म्स हैं, इनका क्रम है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है इनका। ये पर्टिकुलर ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, इसके बाद आएगा लोकतंत्रात्मक, इसके बाद आएगा गणराज्य। तो ये भी क्रम हमें पता होना चाहिए। और संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है? संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है 26 नवंबर 1949 को। ये हमने पढ़ लिया था। तो ये प्रस्तावना की महत्ता है। तो चलिए हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन शुरू करते हैं और इसको डिटेल में पढ़ेंगे प्रस्तावना को। तो हमें प्रस्तावना के बारे में दोस्तों देखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, प्रस्तावना में शब्द है समाजवादी। मैंने आपको बताया था कि इसके क्रम को सही से देख लेंगे। तो एक शब्द है समाजवादी, इसका क्रम है समाजवादी, उससे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और साथियों, हर एक शब्द का मीनिंग काफ़ी गहरे मीनिंग है हर एक शब्द के। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब तो यह है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने इस संविधान को एक्टिवेट कर लिया, इसको लागू कर दिया, तो इसका अर्थ यह है कि भारत अब अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह बिल्कुल आज़ाद है। अब भारत 7 समंदर पार इंग्लैंड से जो भारत के मुकद्दर के फैसले होते थे, अब इस तरह से नहीं होगा। भारत अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेगा। भारत अपना प्रभु स्वयं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स सॉवरेन। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो सॉवरेन शब्द है ये आयरलैंड से आया है दोस्तों, भारत में, भारत के संविधान में। देखो, समाजवादी शब्द जो है ये एक इकोनॉमिक शब्द है, ये इकोनॉमिक एक आइडियोलॉजी है। समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये विचारधाराएं हैं। तो समाजवाद का मतलब है हर हाथ को काम। इसके कई मतलब हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझें, समाजवाद का मतलब है हर हाथ को काम मिलेगा। समाजवाद का मतलब है समानता, बराबरी, इक्वालिटी। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलरिज्म, देखो काफी डिबेटेबल टॉपिक है सेक्युलरिज्म का। और सेक्युलरिज्म की भारत का संविधान में जो लिखा हुआ सेक्युलरिज्म है, ये फ्रांस से बिल्कुल अलग है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता अलग है, भारत की अलग है। और एक बात याद रखेंगे कि भारत के संदर्भ में सेक्युलरिज्म का मतलब बिल्कुल अलग है, यूरोप में कुछ और है। यूरोप के हम मीनिंग में नहीं जा रहे, हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है आचार्य दुर्गादास बासु सर ने। और उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में लिखे हुए पंथ निरपेक्षता शब्द का मतलब है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव मतलब इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, बस ये है मतलब इसका। तो ये भी याद रखना है आपको कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे हर वर्ड का मीनिंग है क्या। इसके बाद लोकतांत्रिक की बात करेंगे। देखो, लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र के और गणतंत्र के बहुत सारे मीनिंग हैं जो आपने पढ़े होंगे बचपन में। लोकतंत्र का मतलब है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल। ये तो एक लोकतंत्र की संकुचित डेफिनेशन है, एक इसकी नैरो डेफिनेशन है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ आज के बाद आपको याद रखना है कि लोकतंत्र का मतलब है साथियों सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मतलब एम्पावरमेंट। अब सवाल उठता है गणतंत्र क्या है। हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बने थे, ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो फिर इस गणतंत्र का मतलब क्या है? देखो, लोकतंत्र की विचारधारा तो भारत ने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी, लेकिन जब ये अमेरिका, हमने पढ़ा था कि किस तरह 4 मार्च 1789 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद अमेरिका का संविधान अस्तित्व में आया था। तो फिर गणतंत्र क्या है? देखो, जो रिपब्लिक, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक,
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मेडिसन और जेफरसन, थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन, ये बड़े वहाँ के निर्माता माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के संविधान को ब्रिटेन के जैसा नहीं रखना, तो लोकतंत्र से 4 कदम आगे के अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र लोकतंत्र से 4 कदम आगे की चीज़ है। गणतंत्र की परिभाषा, एक तो वो संकुचित परिभाषा बच्चों वाली जो हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन इनडायरेक्ट होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसके अलावा जो गणतंत्र की वास्तविक जो डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन है दोस्तों गणतंत्र की, गणतंत्र का मतलब है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी। और भारत में आप देखो कि पावर बटी हुई है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है पावर का। कुछ पावर लोकसभा के पास है दोस्तों, कुछ पावर राज्यसभा के पास है, कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। चेक्स एंड बैलेंसेस, गणतंत्र का दूसरा मतलब है चेक्स एंड बैलेंसेस, अर्थात संतुलन एवं रोकथाम। मतलब इसका ये हुआ कि अगर लोकसभा किसी कानून को बनाती है तो राज्यसभा उस पर रोक लगा देगी। जबकि आप देखो कि लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, 550 के लगभग हैं, और राज्यसभा में तो लगभग 250 मेंबर हैं। तो राज्यसभा रोक देगी उसको, सिवाय कुछ खास विधेयकों के, धन विधेयक वगैरह के। तो ये है। और अगर वो भी नहीं रोकेगी तो साथियों सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। आप देखो कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है भारत में। यानी हमने ये पढ़ लिया था कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। याद करिए पुराने लेक्चर को जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में तो संसद सुप्रीम है, सर्वोच्च है, यानी संसद सब कुछ है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में सब कुछ अगर कोई है तो वो सिर्फ संविधान है। और ब्रिटेन के बारे में मैंने एक बड़ा रोचक आपसे बात डिस्कस करी थी कि सब कुछ कर सकती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, सिवाय एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को महिला नहीं बना सकती। इतनी ताकतवर ब्रिटिश पार्लियामेंट है। लेकिन भारत में आप देखो, भारत में और अमेरिका में वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्योंकि दोनों गणतंत्र हैं। तो भारत गणतंत्र है। भारत ने क्या किया, अमेरिका से गणतंत्र का कॉन्सेप्ट लिया, ब्रिटेन से लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट लिया। तो भारत सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, भारत ने अपने आप को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा। तो कुछ फीचर भारत के पास लोकतंत्र के हैं, कुछ फीचर भारत के पास गणतंत्र के हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ताकत बटी हुई है, कुछ ताकत लोकसभा के पास है, कुछ ताकत, कुछ शक्ति राज्यसभा के पास है, कुछ राज्य की विधानसभाओं के पास है, कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो संसद भारत में मैंने बताया सुप्रीम नहीं है। तो संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान मना करता है उसको बनाने से, या जो उसके पास ताकत नहीं है बनाने की, तो अगर वो बनाएगी तो उसको साथियों रोक देगा सुप्रीम कोर्ट। यही रोकथाम है, यही सेपरेशन ऑफ पावर है। तो हमने अब समझ लिया कि जो गणतंत्र है ये लोकतंत्र से 4 कदम आगे की चीज़ है। सेम, आप इसको बिल्कुल ये मत समझें। और वो जो डेफिनेशन है, हाँ वो डेफिनेशन सही है कि जी राष्ट्रपति जो है उसका पद भारत में वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्रपति का बेटा बेटी राष्ट्रपति नहीं होता भारत में, राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होगा, ये है। लेकिन ये संकुचित, ये नैरो डेफिनेशन है। तो हमने प्रस्तावना की कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। प्रस्तावना, बेरूबारी केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पहले कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अलग है, संविधान अलग है। फिर केशवानंद भारती केस 1974 में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसके अंदर बहुत, इसके मौलिक ढांचे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती संसद, संशोधन हो सकता है इसका। तो कितनी बार संशोधन हुआ भारत की संविधान की प्रस्तावना में? एक बार। कब हुआ? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों ये संशोधन हुआ। और इस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और एकता अखंडता 3 नए वर्ड ऐड हो गए। तो ये हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात कर ली। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और यही सारे क्वेश्चन बनते हैं जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आइए आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, ये सिंपल ही है और आपने इसको पहले पढ़ा भी कहीं ना कहीं से होगा ही।
लेकिन मैं कुछ ऐसे फैक्ट डिस्कस करूंगा जो नॉर्मली स्टूडेंट भूलते हैं। तो जैसे अगर अमेरिका के संविधान से आप देखो तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिकन संविधान से और क्या आया साथियों? वाइस प्रेसिडेंट का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और क्या आया अमेरिकन संविधान से? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, पास कर दिया जो संविधान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बना दिया, तो कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और जाकर के इसको कैंसिल करा देगा, जो चेक्स एंड बैलेंस हमने भी पढ़ा। और क्या अमेरिकन संविधान से आया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बाकी डिटेल तो हम जब राष्ट्रपति का चैप्टर आएगा, आर्टिकल 52 से जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और क्या आया अमेरिकन संविधान से साथियों? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। नोट करते चले मेरे साथ साथ। तो ये अमेरिकन संविधान से हमने ये चीज़ें ग्रहण की। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने क्या लिया? देखो, ब्रिटेन से हमने सबसे इंपॉर्टेंट तो संसदीय व्यवस्था ही उधार ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन पद्धति, यानी एमपी बनेंगे पूरे भारत से और जो पार्टी 272 सीटें जीत लेगी उसकी सरकार बनेगी। ये सिस्टम कहाँ से आया? ब्रिटेन से। एकीकृत शासन व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से आई। एकीकृत शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। और राष्ट्रपति का पद भी हमने ब्रिटेन से लिया। बस फ़र्क ये है कि ब्रिटेन में महारानी का जो पद है वो हेरिडिटरी है, वहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं होता। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की हैसियत लगभग ब्रिटेन की महारानी के, ब्रिटेन के मोनार्क के ताज के इक्वल है, सिवाय कुछ डिफरेंसेस के कि यहाँ इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की बातें ग्रहण की। देखो, भारत का संविधान एक जड़ रुका ठहरा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि बदलते हुए समय के साथ इसमें बदलाव लाना संभव है। तो संविधान के जो 395 आर्टिकल हैं क्रम के हिसाब से, उसमें आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से ही है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। इसके अतिरिक्त आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है उसमें राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को वोट डालने वाले बंदे। ये भी आयरलैंड से आया। और एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भी आयरलैंड की ही देन है। तो आयरलैंड से ये सारी चीज़ें ग्रहण की। और क्या क्या ग्रहण हुआ, कहाँ से क्या ग्रहण हुआ, और देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची आई। हमने पढ़ा था कि भारत में शक्ति बनाने की, रूल बनाने की पावर बटी हुई है। कुछ पावर पार्लियामेंट के पास है, यूनियन लिस्ट। जिन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जिन पर दोनों कर सकते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आई। अगर केंद्र और राज्यों के बीच, यानी यूनियन और स्टेट के बीच संबंध खराब हो या संबंधों में कोई उतार चढ़ाव हो, तो इसको सुलझाने का रास्ता भी संविधान के अंदर है। और ये कहाँ से लिया गया? ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में, कनाडा से भारत ने क्या लिया? कनाडा से देखिए संघीय प्रावधान लिए, फेडरल सेटअप। देखो, जैसे भारत में आज की तारीख में मुख्यमंत्री बनते हैं ना, यूपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री,
कनाडा में भी दोस्तों इसी तरह मुख्यमंत्री बनते हैं, इसी तरह गवर्नर होते हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो फेडरल सेटअप भारत में है ये बिल्कुल कैनेडियन पैटर्न पर है। जापान से साथियों आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया। आर्टिकल 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अभी आप घबराइए मत, अभी तो केवल हम मैक्रो लेवल पर मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सब को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो अभी तो बस एक मैक्रो लेवल पर जान लीजिए कि जापान से ये ग्रहण किया गया। फ्रांस से हमने गणतांत्रिक व्यवस्था ग्रहण की, रिपब्लिकन सिस्टम। देखो फ्रांस भी गणतंत्र है और अमेरिका भी गणतंत्र है, लेकिन दोनों के गणतंत्र में फ़र्क है। फ्रांस का प्रेसिडेंट सीधी जनता चुनती है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। जनता अपने बीच में से कुछ बंदों को चुनेगी और फिर वो बंदे वोट करेंगे आगे प्रेसिडेंट के लिए। तो ये फ़र्क है दोनों के रिपब्लिकन सिस्टम में। और इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि इंडिया तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। जर्मनी से दोस्तों, जर्मनी से इमरजेंसी के प्रोविज़न लिए गए, आपात उपबंध। देखो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं और बताता हूँ आपको। भारत के संविधान के दो चेहरे हैं। एक तो संविधान का एक पहलू है, एक पहलू ये है कि जब शांति काल हो, देश में स्टेबिलिटी हो, पीस प्रिवेल कर रही हो, तो एक संविधान अलग रहता है। लेकिन अगर देश में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो फिर संविधान का दूसरा पहलू सामने आता है जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। तो आपातकाल में संवैधानिक प्रावधान अलग हैं और शांति काल के संवैधानिक प्रावधान अलग हैं। तो ये हमने कुछ मैक्रो लेवल पर ये डिस्कस कर लिया कि कहाँ से हमने क्या क्या ग्रहण किया। अब देखिए, अगर हम संविधान की विशेषताओं की बात करें, इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं हैं संविधान की, तो देखो भारत के संविधान की पहली विशेषता तो यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा साथियों, भारत के संविधान में कुछ ऐसे फीचर हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। जैसे भारत में रिजर्वेशन दिया गया है कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ एससी और एसटी समुदायों को, ओबीसी को। तो एससी और एसटी को, अब ये जो रिजर्वेशन है दोस्तों ये दो तरह का है। एक तो ये रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में और दूसरा रिजर्वेशन है एमपी और एमएलए की सीटों में। तो सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट जॉब में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ये संविधान के आर्टिकल 335 में डिस्कस है। यानी कहाँ लिखी है बात? संविधान के आर्टिकल 335 में। देखो आर्टिकल जो है वो संविधान के हिस्से हैं। संविधान में इस समय अगर काउंटिंग के एंगल से हम देखें तो 470 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 470, 470। तो संविधान में अभी आर्टिकल्स की संख्या है 470 और संविधान के भाग हैं 25 और संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां, इनकी संख्या है दोस्तों 12। और जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ था, उस समय 395 आर्टिकल्स थे। उस समय 395 आर्टिकल्स थे। तो अगर काउंटिंग के दृष्टि से देखें तो 470 हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में देखें तो 395 ही हैं आज भी। तो इन 395 में जो आर्टिकल नंबर 335 है, इसमें साफ लिखा है कि एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होगा। और ख़ास बात यह है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये अनंत काल तक है। जब तक देश रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, तब तक एससी और एसटी समुदाय को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। तो भारत के संविधान की एक खासियत हो गई। दूसरी स्पेशलिटी क्या है? सरकारी नौकरी के अलावा देखिए लोकसभा में भी एससी और एसटी समुदाय को रिजर्वेशन दिया गया है और ये बात लिखी है आर्टिकल 330 में
लेकिन यहाँ एक बात है, ये अनंत काल के लिए नहीं है। ये शुरू में बात आई थी जब संविधान बना कि ये 10 साल के लिए होगा। अब आप बताइए संविधान बना कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 25 जनवरी 1960 तक के लिए व्यवस्था थी, लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन करते चले गए और इसको बढ़ाते चले गए। अभी ये 2020 में समाप्त हो रहा था ये समय सीमा, तो 104वां संविधान संशोधन लाकर साथियों 104वां संविधान संशोधन आया, 2019 की बात है, और इसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब ये लोकसभा में जो एससी और एसटी का और इवन राज्य विधानसभाओं में भी यानी जो एमएलए की सीटें हैं वहाँ भी एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। तो अब ये 2030 तक ये है। तो जो लोकसभा और एमएलए की जो सीटें हैं एमपी और एमएलए की, वहाँ एससी एसटी का कोटा 10-10 साल के लिए होगा, लेकिन सरकारी नौकरियों में दोस्तों ये अनंत काल के लिए होगा। अब ये जो 104वां संविधान संशोधन लाए, देखो आर्टिकल 330 के तहत मैंने आपको बताया कि लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग के लिए सीटें हैं, राज्य विधानसभा में हैं, तो ये कितनी हैं? तो नोट कर सकते हैं 84 सीटें लोकसभा की एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। पूरे इंडिया में 84 सीटें ऐसी होंगी जहां केवल एससी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, वोट सब करेंगे। और जो राज्य विधानसभा है, जो एमएलए की सीटें हैं, एससी एसटी के लिए आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण ये सीटें हैं। अब ये इनकी संख्या फिक्स नहीं है, ये आबादी के अनुपात में है, जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन होगी उस तरह से होगा। तो 84 सीटें लोकसभा में किसके लिए हैं दोस्तों? एससी समुदाय के लिए। और 47 सीटें नोट कीजिए लोकसभा में है शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजातियों के लिए। याद रखेंगे इस बात को, ये भी भारत के संविधान की विशेषता है। और क्या विशेषता है भारत के संविधान की? और विशेषता यह है कि भारत में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। यहाँ व्यक्ति या पर्सन का मतलब है मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। पहले की तरह नहीं है कि केवल बड़े लोग ही वोट डाल सकते थे, महिलाओं को फिर 1919 में राइट मिला। अब तो महिलाएं भी वोट डालती हैं, पुरुष भी, को किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गांव का हो, शहर का हो, महानगर का रहने वाला हो, कोई भी बंदा हो, किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो, अगर भारतीय है तो वोट डालेगा। और 18 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। 18 साल की उम्र वाला जो प्रावधान था, इसके लिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन किया था राजीव गांधी सरकार ने 1989 में। और इस 61वें संविधान संशोधन की बदौलत भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 18 साल कर, पहले 21 साल थी एज, ये घटा करके 18 साल कर दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी। भारत का संविधान किस तरह से एससी एसटी के लिए बातें करता है, सरकारी नौकरी में क्या कहता है, प्रस्तावना क्या है, तो ये बेसिक बातें हमने पढ़ी। तो आज हम बस यहीं पर अपने लेक्चर को विराम देंगे। और जितना आपको कराया जा रहा है, होप कि आप इसको नोट कर रहे हैं और आप इसको लर्न कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई डाउट है आपके मन में तो निश्चिंत होकर के आप भेजिए, और हम सारे आपकी जितने भी डाउट्स होंगे हम समाधान कर देंगे उनका। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।